नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हर जगह ओलंपिक गेम्स की ही बात हो रही है। जापान के टोक्यो में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और दुनिया भर के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब महज 4 दिन का ही इवेंट बाकी है। मेडल टैली में सबसे ज्यादा मेडल जीतकर चीन नंबर 1 पोजीशन पे है। इसके बाद है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिर रशिया। ये टॉप 5 देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। भारत की अगर बात करें तो फिलहाल अब तक भारत ने 3 मेडल्स जीते हैं और वो 62वीं पोजीशन पर बना हुआ है। ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम देश इसमें हिस्सा लेने और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने को बहुत तरजीह देते हैं। देखा गया है कि मेडल टैली पे वही देश ऊपर आ पाते हैं जो कि फिजिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल, टैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी प्रभावशाली होते हैं। इसे आप इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन वही देश इसमें अच्छा करते हैं जिनमें सुपर पावर बनने की हैसियत होती है, जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, इटली, रशिया, इसके अलावा चीन। अगर आप ओलंपिक की ऑल टाइम मेडल टैली पे नजर डालेंगे तो इन्हीं देशों का दबदबा रहता है। एक तरह से ये मैसेज भी जाता है दुनिया को कि वो ओलंपिक में इसलिए आगे हैं क्योंकि उनका सिस्टम, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है। देखा जाए तो ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश खेलों पर बहुत खर्च करते हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी अपने खिलाड़ियों पर बहुत खर्च करती हैं। इससे डाइट से लेकर अन्य संसाधनों में आर्थिक मदद खिलाड़ियों को मिल जाती है और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ तैयारी पर ही केंद्रित कर पाते हैं। अमेरिका अपने ओलंपिक एसोसिएशन को कोई फंडिंग नहीं देता, लेकिन प्राइवेट जरियों से हर ओलंपिक के लिए अमेरिकी एथलीट्स पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ब्रिटेन में हर साल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। माना जाता है कि चीन ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने पर 4 साल के हर साइकिल में 18 से 20,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। ये पैसा खर्च किया जाता है खिलाड़ियों के डेवलपमेंट और उन्हें बेहतर सुविधाएं दिए जाने पर। ब्रिटेन, रशिया, जापान, अमेरिका और चीन जैसे देशों के लगभग हर बड़े शहर में खेल की बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम्स हैं, इक्विपमेंट, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, बायोमैकेनिक सेंटर आदि शामिल हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। अच्छे कोच और ट्रेनिंग की जरूरत हर खेल में सफलता के लिए होती है। ओलंपिक्स भी एक एमेच्योर स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पे ही शुरू हुआ था, लेकिन दुनिया भर के तमाम देशों ने, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने इसे प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच किया। उन्होंने खेल के पीछे की साइंस को समझा और इसके हिसाब से अपने खिलाड़ियों को तैयार किया। इसके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर्स भी खोले गए। ऐसा नहीं है कि भारत में खेल की अनदेखी हो रही हो। खेल मंत्रालय ने 2016 ओलंपिक के बाद से खेल पर 1169.65 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर चाहे वो टॉप खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो या फिर 18 राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन की ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए दिए जाने वाली एनुअल ग्रांट्स हो, हर किसी के लिए फंड्स बहुत ही तेजी से रिलीज किए गए हैं। आपको याद होगा 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। भारत की तरफ से 118 एथलीट्स भेजे गए थे। किसी भी देश से भेजे गए खिलाड़ियों का ये सबसे बड़ा जत्था था, लेकिन उस दौरान भारत के खाते में सिर्फ 2 मेडल आए। इसके बाद कई तरह के सवाल उठे। कहा जाने लगा कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, जहां पर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, आखिर वहां खेल विकसित क्यों नहीं हो पा रहे? अमेरिका हो, चीन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हर जगह बच्चों को ग्राउंड लेवल से ही ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर अकेडमीज होती हैं। लेकिन भारत में प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए ना तो सही तरह की ट्रेनिंग मुहैया है और ना ही प्रॉपर अकेडमीज है। अगर हर लेवल पर प्रॉपर अकेडमीज बना दी जाए तो हो सकता है कि हालात सुधर जाएं। हो सकता है स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जहां बच्चों को खेल को एक प्रॉपर करियर के तौर पे लेने के बारे में दोबारा सोचना ना पड़े। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने 2018 में एक सर्वे किया। इस सर्वे में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले रूरल इंडिया में जो स्कूल हैं, वहां खेलों को कितना महत्व दिया जाता है ये जानने की कोशिश की गई। ये सर्वे 596 जिलों के 16,000 सरकारी, 9,000 प्राइमरी और 7,000 अपर प्राइमरी स्कूलों में किया गया। 2/3 स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड शामिल किया गया था। इसमें महाराष्ट्र 93%, तमिलनाडु में 82%, गुजरात में 72%, केरला में 83% और आंध्र प्रदेश में 78% स्कूल ऐसे थे जहां पर खेलों को महत्व दिया जा रहा था। फिजिकल एजुकेशन को सबसे कम महत्व देने वाले स्कूल ज्यादातर पूर्वोत्तर के राज्यों में थे। यह हैरानी की बात है क्योंकि इन्हीं राज्यों में स्पोर्ट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। 2012 में फिक्की ने केंद्र सरकार को एक प्रपोजल दिया। इसमें स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करने की बात कही गई।
इससे नागरिकों, सरकार और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होता। लेकिन स्पोर्ट्स क्योंकि एक राज्य का विषय है और राज्य सरकारें ही इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं, इसीलिए ये प्रपोजल फिजूल ही गया। फिलहाल की स्थिति में खेलो इंडिया के अंतर्गत स्पोर्ट्स को इंडस्ट्रियलाइज किए जाने से जरूरी बूस्ट खिलाड़ियों को मिल रहा है। हाल ही में मिजोरम ने इस क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए खेल को उद्योग के रूप में घोषित कर दिया। राज्य के खेल मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अब खेल भी शामिल होगा। इससे सरकारी और निजी स्रोतों से सब्सिडी, लोन और सहायता प्राप्त करने के लिए ये उपलब्ध होगा। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जो बुनियादी ढांचे के साथ साथ सुविधाओं पर भी निर्भर है। प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ साथ एमेच्योर खेल खेलने वालों के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन है वो रखना बेहद जरूरी है। और इसी को देखते हुए खेलो इंडिया ने राज्य और जिला में प्ले फील्ड एसोसिएशन बनाई है। इसके अंतर्गत खेल के मैदानों का रखरखाव, उनका प्रचार और उनका विकास करने के लिए प्ले फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।